ऐसा केस जो आप हमें बताना चाहे। कई लोगों के साथ सेक्स करती हूँ। किसके साथ? जहाँ मैं काम करती हूँ, मालिक के साथ, मालिक के बेटे के साथ, वॉचमैन के साथ, डिपमैन के साथ, टैक्सी ड्राइवर के साथ, और मैंने कितने काम चेंज किए वहाँ पे सबके साथ। एक 11 साल की सेक्स वर्कर है तुलासा करके, कि उसको नेपाल से किडनैप कैसे किया गया, उसके फादर के दोस्त ने फिर उसको लाके बम्बई के ब्रॉदल में बेचा। एक ब्रॉदल ने उसको 2-4 महीने यूज करके दूसरे ब्रॉदल को बेचा। HIV आया कहाँ से था? बेस्टियलिटी से, जो एनिमल के साथ सेक्स करते हैं वहाँ से वो सेक्स इंसान में आ गई। तो बोला वो किसके साथ सेक्स किया? तो मल्टीपल पार्टनर, कितने पार्टनर? 10 पार्टनर के साथ सेक्स किया। Hi guys, welcome back to our channel. This is Karen H. your own The Formal Edit. आप आ चुके हो देसी कास्ट में एंड आज हमारे साथ है डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा जी। सर है HIV एक्सपर्ट एंड ही हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ 42 years, प्रेसिडेंट एमेरिटस है ऑफ एज सोसाइटी इन इंडिया एंड बहुत एक्सपीरियंस। अगर आप इनका नाम सर्च करेंगे यू विल बी अमेज्ड। मुंबई से स्पेशली आए इस पॉडकास्ट के लिए, तो सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जब भी मैं HIV के बारे में या एड्स के बारे में सुनता हूँ तो पहले ऑडियंस को हम थोड़ा बहुत बताते हैं कि ये एड्स क्या है, HIV क्या है, दोनों अलग है। ऐसा है कि HIV ये वायरस का नाम है, एड्स से बीमारी का नाम है, और HIV वायरस से जो होने वाली बीमारी का अंत जो स्टेज है वो एड्स है। और HIV पॉजिटिव यानी आपका इन्फेक्शन आया और चेक करो एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो HIV पॉजिटिव है। लेकिन जब आपको बुखार, खांसी, जुलाब कुछ हो रहा है तब आपका HIV डिसीज हो गया, तब तक आप मरीज नहीं, खाली HIV पॉजिटिव व्यक्ति हो। HIV में होती है इम्यूनिटी वीक, मतलब थोड़े समय बाद छोटी बीमारियाँ, ये है स्टेज 2। उसके बाद में आप मरीज बने। उसके बाद में आपको जब इंटरनल बीमारियां होती है, टीबी हुआ, निमोनिया हुआ, कुछ HIV रिलेटेड कैंसर हो गए, तो आप तब एड्स कहलाते हैं। स्टेज 3 का मतलब है ये HIV बन जाता है एड्स, जहाँ इम्यूनिटी हो जाती है और वीक, मतलब बड़ी बीमारियाँ। हमेशा जब भी मैंने सुना है या जो नोशन है आसपास लोगों में ये है कि एड्स है, ये सेक्स वर्कर के पास हो गया है, प्रोस्टिट्यूट के पास हो गया, एक नोशन ऐसा बना हुआ है। HIV का जो वायरस है ये किस किस तरीके से आ सकता है बॉडी? प्राइमरीली ये सेक्स की वजह से आता है, लेकिन कभी कभी एक्सीडेंटली ये ब्लड से आ सकता है, कोई ट्रीटमेंट से आ सकता है, अगर कोई स्कोपी वगैरह करते हैं वो उसका स्टरलाइजेशन नहीं हुआ हो तो वहाँ से आ सकता है, या गर्भवती माता से बच्चे को आ सकता है। आप क्योंकि डेली बेसिस पे केसेस डील करते ही होंगे, ये सेक्सुअली जो ट्रांसमिट होता है या ब्लड वर्क से आता है, तो सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ से आते हैं? आज के डेट में 100 में से लगभग 96-97 आते हैं सेक्स से, एक आध आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ब्लड से मतलब क्या? जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, कोई मरीज एक्सीडेंट में घायल हो गया, उसको 10-12 बॉटल ब्लड चढ़ा दिए, तो एक आध ब्लड अगर इन्फेक्टेड है तो वहाँ से आ सकता है। लेकिन आजकल जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले चेक करके देते हैं, लेकिन चेक करने से भी क्या होता है कि अगर किसी को HIV कल आया है और आज ब्लड दे रहा है, वो डोनेट कर रहा है, तो वो ब्लड में वायरस जा रहा है लेकिन चेक नहीं हो पाता है, तो उसको विंडो पीरियड बोलते हैं। और कभी कभी माँ से बच्चे को आता है क्योंकि माँ को पता ही नहीं उसको HIV है, तो वो जब प्रेगनेंसी के दौरान उसकी जांच होती है तब पता चलता है, तब उन्होंने दवाई दी नहीं दी, तो वहाँ से आ सकता है। आजकल बम्बल, टिंडर का ज़माना है, अगर आपको पता है, डेटिंग साइट से किसी से फर्स्ट टाइम मिला एंड आई डोंट नो दैट पर्सन प्रॉपरली, मैंने जाके हमने सेक्स करा, तो एक तो प्रोटेक्टेड सेक्स रहता है वेर यू वेयर कॉन्डम्स। कॉन्डम के अलावा कोई और भी चीज़ है जो हमें ध्यान रखना चाहिए? नहीं, दो चीज़ें हैं। एक तो पता होना, इसका मतलब इस्तेमाल करना ऐसा नहीं है, लोगों को पता है लेकिन उसको लगता है नहीं ये तो मेरा बहुत खास है या ये मेरी बहुत खास है, तो ये मेरे से और किसी के साथ है ही नहीं, तो ये अपनी आपकी सोच है। तो आपको हर समय प्रोटेक्ट करना वो जरूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि कंडोम आपका जो 20 सेक्स की बीमारियां हैं, STI, उसको उससे बचाता है। उसके सिवा एडिशनली आपको HIV से बचने का है, इन एडिशन टू कंडोम, वो दवाई आपको 1 महीना खाना पड़ता है, उसको बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। यानी आपने एक्सपोज किया, उसके बाद में दवाई खाना चालू करो, 1 महीने के बाद में आपको HIV आने का चांस खत्म हो जाएगा। या कभी आपको प्लान करना है कि आपको सेक्स करना है, एक्सपोज करना है, आप कंडोम यूज़ करेंगे नहीं, पता नहीं कंडोम कितना प्रोटेक्ट होगा, 99% सेफ्टी होती है, कभी कंडोम फट गया तो आप उसके पहले दवाई खाते हैं, उसको बोलते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, कि आप एक्सपोज करने वाले हो, आप दवाई खा लो तो आपको HIV नहीं आएगा। हाँ। और लोग पहले एक नोशन लेके चलते थे कि सेक्स वर्कर से आने वाली बीमारी है। हाँ। लेकिन अभी मसाज पार्लर में जाके वहाँ सेक्स करते लोग। हाँ। मसाज पार्लर में उसमें पूछते हैं आपको मसाज चाहिए, हैप्पी एंडिंग चाहिए, हैप्पी एंडिंग प्लस चाहिए, हैप्पी एंडिंग प्लस प्लस चाहिए, तो ऐसा मेनू कार्ड होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे कोई इंटेंशन से जाता नहीं है सेक्स करने के लिए, लेकिन मसाज करते करते सेक्स कर लेते हैं। 3 चीज़ अलग अलग, एक HIV है, एक HIV का हवा है। फोबिया HIV से ज़्यादा खतरनाक है। HIV जब मैं आसानी से इलाज कर दूंगा, वो फोबिया के बाद में तीसरी बीमारी है गूगल।
और ये गूगल इतनी खतरनाक बीमारी है कि उसको कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि वो इंसान जाके देखता है कि ये 3 चीज हुई तो क्या होता है, एड्स हो गया, ये 3 चीज हुई क्या हुआ, मंकी पॉक्स हो गया, वो अपने आप को समझने लगता है। भगवान आपके सामने आता है, बोलता है कि एक हाथ में मेरे पास HIV है, एक हाथ में डायबिटीज है, आपको एक बीमारी लेना ही पड़ेगा। तो आप हंसते हंसते HIV ले लो, डायबिटीज मत लो। इतनी आसान बीमारी है ये इसलिए हो गया कि आज HIV पर अच्छी दवाइयाँ हैं, सस्ती दवाइयाँ हैं, हर लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसी दवाइयाँ हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्री में दवाइयाँ हैं। आप किसी भी उम्र में HIV का मरीज मेरे पास लेके आओ, मैं उसको 71 तक पहुंचा दूंगा। तो आपका लाइफ एक दिन से भी कम नहीं हुआ HIV हो के भी। सर लेकिन ऐसा कैसे? हमारे रोग प्रतिकार क्षमता के जो सेल है, वो सेल का लाइफ होता है एक लिमिटेड, 70 दिन 50 दिन ऐसा लाइफ है। जैसा हमारा 71 ईयर 72 ईयर एवरेज है, तो उसका लाइफ 50-60 दिन है। तो अगर वो वायरस अंदर एंट्री कर गया वो सेल के अंदर, तो जब तक वो सेल जिंदा है तब तक वो सेल उसका मल्टीप्लाई करेगा, 1 का 2 बनेगा, 4 का 50 बनाएगा, और बढ़ते बढ़ते 50 वायरस छोड़ के जाएगा। फिर वो वायरस दूसरे सेल को पकड़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो दवाइयाँ देते हैं, वो दवाई वो सेल के बाहर नहीं आने देती है वो वायरस को, या कहीं बाहर होगा वायरस तो उसको सेल के अंदर नहीं जाने देती है, अंदर गए तो मल्टीप्लाई नहीं होने देती है, तो हर जगह उसको रोक देती है। एक चीज़ मैंने बताया आपको, लाइफ पूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप HIV की वजह से बीमार नहीं होंगे। आप एक्सीडेंट में कुछ हो गया, आपको कोई दूसरी बीमारी हो गई, आपको कोरोना हो गया, आपको TB हो गया, उससे HIV से बीमार नहीं होंगे आप। तीसरी चीज़ क्या है, अगर आपको HIV लग गया और आपकी शादी हुई है या होना है, तो आपकी बीमारी आपके वाइफ को या हस्बैंड को नहीं लगेगी, क्योंकि हम आपका वायरस इतने लेवल पे ला के रखेंगे जिसको बोलते हैं अनडिटेक्टेबल। अनडिटेक्टेबल इज अनट्रांसमिटेबल, अनट्रांसमिटेबल इज 0। आपके वाइफ को या पार्टनर को नहीं आनी है, सेक्स के बाद भी, सेक्स के बाद भी, विदाउट अनप्रोटेक्टेड के बाद भी नहीं आ सकता? नहीं आएगी। और आपका होने वाला बच्चा, उसको बच्चे को भी नहीं आएगी। कभी ऐसा कोई पेशेंट आया है कि मेल को HIV है और उसके बाद आपने उसको ट्रीट कर दिया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, और कोई मतलब लाइक आगे कुछ वाइफ HIV पॉजिटिव नहीं हुई या बच्चे को कोई रोग नहीं आया आगे फ्यूचर में? इस पर 2 चीज़ें समझाना चाहूँगा लोगों को, दर्शकों को। एक चीज़ होती है कि हर सेक्स से HIV नहीं आता, HIV पॉजिटिव के साथ भी। अच्छा, यानी एक मरीज है जिसको HIV है, हेपेटाइटिस C है, हेपेटाइटिस B है और सिफिलिस है। अगर इस व्यक्ति को चारों बीमारी है और आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया, आपको HIV आने का प्रमाण जो है 0.3% है, 3 in 1000। हेपेटाइटिस C is 10 times more than that, is a 3%, and hepatitis B and syphilis they are 100 times more transmissible than HIV, 30%। तो सिफिलिस और हेपेटाइटिस B आपको किस करने से भी आ जाएगा, हाथ लगने से भी आ जाएगा, वीर्य को लगने से आ जाएगा, योनि में हाथ लगाने से हो जाएगा, लेकिन HIV नहीं आएगा। HIV सेक्स करने के बावजूद भी 3 in 1000। मेल टू मेल सेक्स में इसका प्रमाण लगभग 1 per 100 हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है, हस्बैंड वाइफ आए, हस्बैंड का पॉजिटिव है, हाँ। तो हम वाइफ को बोलते हैं कि भाई जब तक हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आगे का जो स्टेज नहीं आती है अनडिटेक्टेबल, तब तक आप प्रोटेक्टेड सेक्स करो या सेक्स मत करो। तो जो दवाइयाँ आई है, नई दवाइयाँ, वो तो 1.5-2 महीने में आपको अनडिटेक्टेबल कर देती है। आप उसके बाद में मर्जी आपका सेक्स करो। उसके बाद कोई टेस्ट होता है अनडिटेक्टेबल? हाँ, वो वायरल लोड देखते हैं, वायरस लोड। मेडिकल साइंस में क्या होता है, 5 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है कि आप हर जगह प्रिवेंट कर सकते हो। अब हस्बैंड में वाइफ को नहीं आने दिया, वाइफ को है तो बच्चे में नहीं आने दिया, बच्चे में आ गया तो बच्चों को बीमार नहीं होने दिया, और अगर बीमार हो गया तो उसको बाहर निकाल के उसको रिहेबिलिटेशन सब कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई बगैर टिकट इंसान जाता है आपके मेट्रो में, लोकल में, तो बोले क्या होशियार आदमी है, बगैर टिकट जाता है, पकड़ा नहीं जाता है, और जिस दिन पकड़ा गया उसको देख तो चोर है, ये पहले से ऐसे ही था। तो उसी ढंग से 100 लोगों के साथ सेक्स करने वाले इंसान है HIV नेगेटिव, क्या मान गए उसको यार, और एक बार पकड़ा गया तो पहले से ऐसे ही था ये। जब हम बोलते हैं कि 3 in 1000 चांस है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर एक इंसान को 3 in 1000 चांस है। कोई इंसान एक बार में हो जाएगा, कोई इंसान को 1000 बार करके भी नहीं होगा। सेक्स की वजह से ही प्रेगनेंसी होती है, उसको बोलते हैं गुड न्यूज़, और सेक्स की वजह से STD आती है बैड न्यूज़। प्रेगनेंसी के अंदर भी, शादी के बाद की प्रेगनेंसी गुड न्यूज़, शादी के पहले की प्रेगनेंसी अनमैरिड में कुछ हो गई है तो बैड न्यूज़। आई डोंट नो कितना रेलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्डम बाय करने से पहले कि कंपनी ब्रांड देखना चाहिए। फटता किस लिए कि फोर्सफुल सेक्स से फटता है? वो जो चांस होता है वो माइनर चांस किस चीज़ से आता? आपका सवाल बहुत अहम है, सही है। कंडोम की आप कंपैरिजन कीजिए छाते से, रेनकोट से, हेलमेट से। आप बोलेंगे हेलमेट से हेड इंजरी नहीं होती, आप हेलमेट लगाओ और मौत के कुएं में गाड़ी चलाओ तो हड्डी टूटेगी। आपको बारिश बाहर हो रही है और भीगना नहीं है, आप घर में बैठे रहो। आपको जाना है तो रेनकोट लो, छाता लो, प्रोटेक्शन करो, उसके बावजूद भी छाता फट सकता है। इसी ढंग से कंडोम भी सेफर सेक्स है, सेफ सेक्स नहीं। द ओनली सेफ सेक्स इज नो सेक्स।
तो कंडोम का फटने का चांस ये इस्तेमाल की वजह से ज़्यादा है, कंडोम के मेक की वजह से नहीं है। क्योंकि वो कंडोम के टिप में एक थोड़ा ऐसा नुकीला भाग होता है, उसको दबा के उसमें हवा नहीं जाने दें और फिर पहने तो आपको फटता नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कई नए यूजर्स है, कभी जिनको यूज़ करना होता है पता ही नहीं होता। ये जो आपने बोला, मैं कल बैंकॉक जाता हूँ, ठीक है, अब फेमस है, हमने एक हाइप बना रखी है, बैंकॉक जाना है, कोई मसाज लेने चला गया, वहाँ पे जाके मैंने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, ठीक है। अब माइंड में मेरे फोबिया आ गया, यार ये बैंकॉक है, यहाँ तो थोड़ा सा HIV के चांसेस बढ़ गए हैं, मेरे को हो ना जाए, मैं वो रिसर्च कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सेकंड, ओरल सेक्स किया है, माउथ टू माउथ किस किया है, क्या पेनिट्रेटिव सेक्स किया है? पेनिट्रेटिव सेक्स में चांस ज़्यादा है, ओरल सेक्स में चांस थोड़े कम है, माउथ टू माउथ किसिंग में चांस बहुत कम है। जैसे इंसान के 5 सेंस है, वैसा छठा सेंस जो है ना, वो है सेक्स सेंस। और जब वो जागृत होता है तो पांचों सेंस आपके गायब हो जाते हैं। तो इंसान वो सब भूल जाता है, लेकिन जब वो करके आता है तो उसको पांचों सेंस फिर काम आता है, ये मतलब कोई तो गलत कर लिया। तो आप वो स्टेज से लेके 48 आवर्स के अंदर किसी भी हालत में डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, PEP, व्हाट इज एग्जैक्टली दैट? दैट इज अ मेडिसिन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेडिसिन और 3 मेडिसिन। सर ये हर जगह अवेलेबल लगभग मिल जाती है, और ये मेडिसिन महंगी नहीं है, 2000-2500 रुपये में महीने की कोर्स में मिल जाती है। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप 2 हफ्ते के बाद में PCR का टेस्ट करो, वो अगर निगेटिव है तो आपको HIV नहीं है। नहीं तो आप 3 महीने इंतजार करो, 3 महीने के बाद में HIV, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस से 4 टेस्ट कर लो। 3 महीने के बाद में नहीं आया तो आपको बाद में नहीं आएंगे। कभी कोई गोवा गया, कभी बाहर गया घूमने, वो जोश में होश खो बैठा, और अब बाद में आके 3-4 दिन बाद जब बैक टू रियलिटी आया तो दिमाग चला, अरे यार ये तो गलत कर दिया हम। 2-3 दिन वो विंडो खत्म के बाद कोई चांस है, कैन बी गेट बैक? क्यों होश खोता है? कि वो शराब पीता है, वो कोई ड्रग करता है। तो ये सब चीज़ें आपको अलग अलग रास्ते में लेके जाती है। केमिकल लेके सेक्स करते हैं, यानी कोई मेडिसिन खा के सेक्स करते हैं, आपको उत्तेजना बढ़ा देता है, तो आपकी सोचने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। इमीडिएटली एक तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले लो, क्योंकि आपका प्लान है तो प्रेप ले लो, कंडोम इस्तेमाल करो, तो 3 महीने इंतजार करो, बीमारी हो भी गई तो हम ट्रीट करेंगे। एज पर द रिसर्च, एज पर जो भी हमारी डेवलपमेंट्स हुई है, आप कह रहे हैं कि ऐसी मेडिसिन है जो आपको अच्छे से मॉनिटर करके ट्रीट करके आप 70-80 तक भी जी सकते हैं HIV होने के बाद। आराम से। हमने अभी हमारे क्लिनिक में पहल चालू की है कि जो इंसान 25 साल से हमारे पास आ रहा है रेगुलरली दवा लेने के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, जो 25 साल पूरे होते हैं हम उसका केक काटते हैं। बोले सर क्यों? अरे बोले 25 साल कोई मामूली चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आया था तो 25 दिन की गिनती करके आया था, कोई 25 हफ्ते की गिनती करके आया था। 25 साल तो निकलेंगे ना, हमको लगा ना उसको लगा, दवाई आती गई, उसकी उम्र बढ़ती गई। जब आप रिसर्च करी थी हमारी टीम, हमने देखा था कि आपने जो बहुत वायरल भी हुआ था, आपने वो कॉन्डम की एक माला पहनी थी, वो उसका पर्पस क्या था और वो उसने क्या मैसेज दिया? तो जब हम कंडोम लेके गए तो सेक्स वर्कर मुंह फेर रही थी, तो बोला जहाँ पे सेक्स का व्यापार चल रहा है वही कंडोम को देखना नहीं चाहता है। एक बार एक मरीज आया मेरे पास, बोले डॉक्टर साहब आप एक चॉकलेट खाओ, तो मैं चॉकलेट का रैपर निकालने लगा, नहीं नहीं ऐसे खाओ, तो बोला ऐसे कैसे खाऊंगा मैं? तो बोले आप चॉकलेट ऐसे नहीं खा सकते, हम कंडोम के साथ सेक्स कैसा करेंगे? तो लोगों ने अलग अलग भ्रांतियां दिमाग में भर ली थी कि कंडोम के साथ सेक्स कहने सेक्स सही नहीं हो तो वो रबर के साथ सेक्स है रबर। तो मैंने क्या किया, एक तो कंडोम की माला पहन ली, माइक्रोफोन पे कंडोम चढ़ा दिया, तो कंडोम इतना थिन है कि वो दिखता ही नहीं है। हेलो कैसे हो आप? हाँ सुनने आ रही है आवाज़? हाँ आ रही है। तो आपको ये लग रहा है कि इसको कंडोम लगा है? अरे हमने देखा ही नहीं सर। तो आपको अगर आवाज़ कंडोमाइज माइक्रोफोन से आ रही है तो आप जब सेक्स करोगे तो भी कंडोम लगाने से आपको उतना ही मजा आएगा। गार्लैंड ऑफ कंडोम देख के लोग जमा होते थे, हम बात करते थे, तो मेल और फीमेल सब के सब सुनते थे, और ये धीरे धीरे हमारा फिर वो सहेली प्रोजेक्ट हुआ, नो कंडोम नो सेक्स कैंपेन हुआ। तो आपके पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं, एक कॉमन स्टोरी जो लेके आते हैं, इस वजह से मैं बहक गया। ऑस्ट्रेलिया का एक ऐड आया था आज से 25-30 साल पहले, उसमें एक बंदा एक के साथ सोता है और उठ के ऐसा देखता है तो उसको लगता है कि ये लेडी उसके साथ कल सोई थी, मैं परसों इसके साथ सोया था, परसों इसके साथ सोया था। और एक कैप्शन था, इफ़ यू आर स्लीपिंग विथ वन मोर एक्स्ट्रा पर्सन यू आर स्लीपिंग विथ ऑल द एक्स्ट्रा पर्सन्स, दैट पर्सन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्लीपिंग। तो ये आपके दिमाग में आ जाए कि जो इंसान मेरे साथ शादी का बंधन नहीं है, या मेरा थिक फ्रेंड नहीं है, या लिविंग रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी कभी भी सेक्स करने तैयार होता है, तो वो भी मैं भी करता हूँ, वो भी करता है, तो वहाँ से बीमारी आएगी। आज तो सेक्स वर्कर से नहीं, फ्रेंड से आती है, मसाज पार्लर से आती है, और थिक फ्रेंड से आती है, किससे बीमारी आती है पता नहीं चलता है। जब हम साइंटिफिक टर्म्स की बात कर रहे थे, एनल सेक्स की बात कर रहे थे, ठीक है,
तो इज इट मोर कॉमन इन गेज ये जो फैल रहा है, क्योंकि इसमें आपने बताया इसमें 0.1% या 1% का चांस रहता है और वहाँ 0.3%। 0.3 का चांस रहता है, तो क्या गेज में ज़्यादा मेल टू मेल सेक्स होता है तो वो एनल सेक्स होता है ज़्यादा करके। एनल सेक्स के अंदर एनल कैनाल जो है वो सिंगल सेल कॉलमनर एपिथेलियम है, वो सेक्स की वजह से इजीली ब्रेक हो जाता है। दूसरा क्या हुआ है कि जो एनल कैनाल बना है वो अंदर से कुछ चीज़ बाहर निकालने के लिए, तो बाहर व्हेन यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द करंट तो इंजरी का चांस बढ़ जाता है। तीसरा क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक सप्रेशन था, सेक्शन 377 था, अभी रिपील हुआ है। मेल टू मेल शादी अलाउड नहीं है, मेल टू मेल साथ में रहते तो लोग समाज में अलाउड नहीं करते, तो लोग छुप छुप के करते, तो उसके अंदर क्या मल्टीपल पार्टनर सेक्स का प्रमाण बढ़ जाता है। तीसरा क्या हुआ कि मेल मेल अननोन पर्सन से सेक्स करते हैं, उनके पास कोई फोन नंबर भी नहीं है, नंबर भी शेयर नहीं होता, नंबर शेयर नहीं है, तो नाम मालूम नहीं है, कहाँ का है पता नहीं है, तो यू आर मीटिंग फॉर द पर्पज ऑफ सेक्स, देयर इज नथिंग एल्स। इंडिया का पहला मंकी पॉक्स का केस मैंने डायग्नोस किया। सर मंकी पॉक्स होता क्या है? अगर जैसे बाकी 20 बीमारियां वैसे मंकी पॉक्स भी सेक्स से होने वाली बीमारी है। उसमें 99% जो मंकी पॉक्स के केस आए वो मेल टू मेल सेक्स पे आए। और ये मेरा मरीज था, ये शिप पे था, HIV नहीं होने के लिए दवाई लेता था, लेकिन कंडोम यूज नहीं किया, और जहाँ शिप डॉक हुआ उसने यूरोप में कई जगह सेक्स कर लिया, और वो भेज रहा था ये सारी बीमारी होगी, फोटो भेज रहा है वो शिप से, मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, शिप में जो दवाइयाँ कर रहा हूँ, एक बीमारी दूसरी बीमारी तीसरी बीमारी, मतलब ये अलग अलग प्रकार की बीमारी एक रात में कैसे आई उसको। तो बोला वो किसके साथ सेक्स किया, तो मल्टीपल कितने पार्टनर, 10 पार्टनर के साथ सेक्स किया, और 10 पार्टनर के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया, और उसमें से 2 पार्टनर उसके ऑलरेडी पॉजिटिव आए थे, मुझे पता चला। एट द एंड ऑफ द डे उस मरीज का क्या हुआ? उसको बचने के लिए जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है हमारे पास, हमने 1980 में स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन बंद कर दिया, वो मंकी पॉक्स को बचाने के लिए काम आता है, क्योंकि वो उसी फैमिली का है वो वायरस। ओके, सिम्टम्स में आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या नोटिस होना शुरू हो जाता है? तो ये वायरस आके इम्यूनिटी के सेल खाना चालू करता है, और इम्यूनिटी के सेल हमारे को हेल्प करने के बजाय वायरस को हेल्प करते हैं, फैक्ट्री ऑफ HIV वायरस बना देते हैं उसको। फिर एक सेल से दूसरा सेल से इन्फेक्ट होते होते 5 साल 7 साल 10 साल के बाद TB होना, निमोनिया होना, मुंह में सफ़ेद फंगस आ जाना, ब्रेन की कोई बीमारी होना, लूज मोशन हो जाना, तो अंदर के जो ऑर्गन्स की बीमारी चालू होती है तब वो सिम्टम ज़्यादा होते हैं, उसके पहले कोई सिम्टम नहीं आते। जैसे आपको पता लग गया है आपको एड्स है, देन कैन वी कम बैक फ्रॉम इट? HIV मैनेजमेंट इज़ नॉट इमरजेंसी, क्योंकि एक रात में HIV को कुछ नहीं करना है। HIV के साथ आने वाली जो बीमारियाँ हैं वो इमरजेंसी है आपके लिए, वो आपको मारेगी, वो आपको हॉस्पिटल में पहुँचाएगी। तो आपको TB है या निमोनिया है या फंगल इन्फेक्शन है, लंग में है, वो ढूंढो, उसका इलाज करो। तो सर एक हमने आपकी स्टोरी के बारे में पता लगाया था, विच वाज इन 1982। एक 11 साल की सेक्स वर्कर है तुलासा करके, आपने उनको रेस्क्यू करके बचाया था, तो थोड़ा बहुत हमें एनलाइटन करें अबाउट दैट स्टोरी। 11 साल की लड़की है, मेरा एक कलीग है जो मेडिसिन डिपार्टमेंट का है, वो बोल रहा है कि यार अपन ने जो कैंप किया था रेड लाइट एरिया में, वो लड़की वैसे ही हुलिये की दिखती है, नेपाली दिखती है, लेकिन लड़की छोटी है, और उसको TB 2-3 नंबर का TB है, ब्रेन में TB है, चेस्ट में TB है, तो एक बार देख सकते हैं। वो गया, मैं देखा तो उसको 2-3 STD भी थे। तो मैंने जब बात की तो उसने जब बताया कि उसको नेपाल से किडनैप कैसे किया गया, इसके फादर के दोस्त ने, फिर उसको लाके बम्बई के ब्रॉदल में बेचा, एक ब्रॉदल ने उसको 2-4 महीने यूज़ करके दूसरे ब्रॉदल को बेचा। 11 साल की 11 साल की लड़की को तो पहले ब्रॉदल में बेचा उसको 5,000 में, दूसरे ब्रॉदल में बेचा 7,000 में, तीसरे ब्रॉदल ने उसको बेचा 7,500 में, और उसके पास आने वाले कौन कौन? पुलिस वाले, अरब लोग, बोले मेरे को शिप पे लेके जाते थे। मैंने एक स्लोगन बनाया था उस समय, लड़की नेपाल की, कस्टमर अरबस्तान का, जगह हिंदुस्तान की, जैसे वी आर अ कंट्रीट लैंड। और ये कब तक हम देखेंगे? तो UNI में एक सिद्धार्थ आर्य बोल के मेरे दोस्त थे, उनको बात की, उन्होंने आके लड़की से बात की, और जब उसकी स्टोरी छापी तो दूसरे अखबार में, हर अखबार ने छापा उसको। और उस समय जूलियो रिवेरो बोल के बहुत फेमस पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के, ही वॉज कमिश्नर, तो उन्होंने पुलिस रेड चालू की। उसके बाद में मैं जब मिलने गया, तो अब ये देखिए चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन बंद करना है, ये नेपाल की लड़की आदि बंद करना है, उन्होंने जो काम किया। और उस समय मेरे को थ्रेट था, कई लोग की रोजी रोटी बंद हो गई थी, एजेंट लोग परेशान थे, ये सब ब्रॉदर उधर परेशान थे, लेकिन उनको ये पता नहीं कि डॉक्टर गिलाड़ा है, ये अननोन इंसान बोल के मैं काम करता था। वो नेपाल की लड़की की जो तुलसा की स्टोरी 17-18 साल के बाद में कोर्ट में आई, तारीख पे तारीख करते 17-18 साल निकल गए। हाँ, और उसको जस्टिस मिला नहीं। जैसे कि दिल्ली की बात करें तो GB रोड है, मुंबई में रेड लाइट एरिया है, कोलकाता का बहुत बड़ा एक रेड लाइट एरिया है, तो HIV में ये बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं एरियाज बहुत हाई लेवल पे। देखो एक ज़माने में क्या था, जब भी HIV नया नया आया था तो बाहर से किसी ने लाके सेक्स वर्कर को दे दिया,
और हर सेक्स वर्कर के पास महीने के कम से कम 100 से 150 क्लाइंट आते हैं। तो अगर पॉसिबिलिटी 0.3% भी है, तो अगर उसको बीमारी है तो उसको हर महीने को 1-2 तो खुद बीमारी देगी वो। तो ऐसा करते करते फैल गया, और इसलिए स्टार्टिंग में रेड लाइट बदनाम हो गया कि रेड लाइट से बीमारी फैल रही है। लेकिन बीमारी का कैसा है कि जो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेक्सुअल एक्ट्स। अगर मेल महीने में 100 बार करता है तो मेल को भी इतना ही चांस होगा, और फीमेल अगर महीने में 100 बार अलग अलग क्लाइंट करती है तो उसको भी इतना ही चांस होगा। तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ, लेकिन अब हमने क्या किया कि HIV अवेयरनेस रेड लाइट में इतना कर दिया, नो कंडोम नो सेक्स कर दिया, कि आज के डेट में सेक्स वर्कर से बीमारी बाहर जाने का चांस कम हो गया, लेकिन बाहर से बीमारी सेक्स वर्कर को आने का चांस बढ़ गया। दिस HIV दैट वायरस वाज क्रिएटेड, अगर थोड़ा बहुत हम जाने कि ये इनिशियली वायरस आया कहाँ से था? कुछ वायरस होते हैं जिसको जूनोटिक डिसीज बोलते हैं। जूनोटिक यानी जानवर से इंसान में आता है। तो HIV क्या हुआ, HIV का जैसा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, ह्यूमन बींग में है, लेकिन सिमिलर वायरस इज सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस SIV, वो वहाँ के ग्रीन मंकीज में है, अफ्रीका के। अफ्रीका। तो हो सकता है कि बेस्टियलिटी से जो एनिमल के साथ सेक्स करते हैं वहाँ से वो सेक्स करके बीमारी SIV इंसान में आ गई, HIV बन गई। हो सकता है कि जैसे यहाँ बकरी ईद के दिन यहाँ लोग बकरी काट के खाते हैं, वहाँ मंकी खाते हैं, तो मंकी से वो ब्लड से आ गया, या हो सकता है मंकी बाइट से आ गया। एक HIV-1 जैसा HIV-2 भी है। तो HIV-2 और वो SIV में सिमिलरिटी 67% है। तो ये मानना है कि अफ्रीका के कॉन्गो, तो वहाँ से बीमारी शायद आई होगी, वो मंकी से ह्यूमन बींग में। बाकी उसका कोई प्रूफ नहीं मिला। प्रूफ ये मिला कि HIV के मरीज 1956 और 59 के ब्लड सैंपल में भी थे अफ्रीका के। क्या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो HIV केसेस है इज दैट इन अफ्रीका? लगभग 2/3 वर्ल्ड के केसेस अफ्रीका में है। 2/3 अफ्रीका की पॉपुलेशन वर्ल्ड की 8% 9% भी नहीं है, और बीमारियां लगभग 60-70% वहाँ पे है। केनिथ कोंडा जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे जाम्बिया के, वो 1989 में कॉन्फ्रेंस पे आके भाषण दिया उन्होंने। 3rd of my 8 children died of AIDS, उन्हें पब्लिकली उन्होंने बोला। 8-10 बच्चे तो 2-3 को HIV हो जाएगा, ऐसा था। प्रेग्नेंट महिला में 100 में से 30 को मिलता था HIV। शुक्र है इंडिया बीच में है, और इंडिया के वजह से अफ्रीका के मिलियंस ऑफ लोग जिंदा है। इस पर हमें घमंड नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे प्राउड जरूर होना चाहिए कि अगर रिसर्च कोई करता है, दवाई निकालता है, उससे बड़ा काम दवाई को अफोर्डेबल बनाना, दवाई को एक्सेसिबल बनाना। अगर दवाई 10% वर्ल्ड के लोगों के लिए बनी है तो खाली 10% लोग बचेंगे, बाकी 90% क्या करेंगे? तो इंडिया काम वो 90% को बचाने का काम करता है। इंडिया 100 रुपये की चीज़ 1 रुपये में देता है। यानी ऐसा नहीं कि 100 की चीज़ अगर 10 में दिया, 1 में दी, तो उसका क्वालिटी ख़राब है। बायो एक्विवेलेंस जिसको कहते हैं, इसकी क्वालिटी है सेम क्वालिटी। सर अगर खर्चे की बात करें, अगर किसी को HIV है, एक एवरेज क्या रहता है? एवरेज 3000 महीने में पूरा काम हो जाता है। भारत सरकार की तरफ से नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO 1060 ART सेंटर है, वहाँ पे दवा मुफ्त मिलती है, और वो भी दवा अच्छी है। तो प्राइवेट की और सरकार की दवा में कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं है, वही क्वालिटी की दवाई है, वही ब्रांड की दवाइयाँ हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर से आया, मेरे को डाउट होने लगा, तो क्या मैं किसी डॉक्टर को कंसल्ट करूँ या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वो दवाई खुद ले सकता हूँ? मरीज को गवर्नमेंट में नाम तो बताना पड़ेगा, आपका फ़ोटो देना पड़ेगा, आपका बुकलेट बनाना पड़ेगा। वो नाम अगर नहीं देना है, एनोनिमस रहना है, तो आपको प्राइवेट में जाना पड़ेगा। प्राइवेट के अंदर भी ये है कि आपको बाहर से दवाई बहुत सारी लेके ऑलरेडी आए हैं, तो इट्स कॉल्ड मल्टी डॉक्टर और मल्टी शॉपिंग वाला पेशेंट है, ऑलरेडी कुछ को दवा एक्सपीरियंस कर चुका है, तो आपको टेलर मेक करके दवा देना पड़ता है। जैसे HIV और हेपेटाइटिस भी दोनों साथ में इन्फेक्शन है, तो ऐसी गोली देना पड़ता है कि जो 2 गोली दोनों पे काम करे। बेसिकली अगर मैं कभी सूट लेने जाता हूँ, हाँ, तो कोई एक मार्केट से सूट है, बस पहन लिया, हाँ, आ रहा है नहीं आ रहा वो पता नहीं, आएगा नहीं आएगा, लेकिन हाँ सूट है, हाँ, काम सूट का कर देगा। हाँ, लेकिन अगर मैं किसी टेलर की दुकान पे जाता हूँ, उसको प्रॉपर अपने फिट का बनवाता हूँ, हाँ, तो सूट विल लुक गुड, दैट इज हाउ इट विल टेट यू गुड। मतलब फर्क आ जाएगा, काम दोनों कर जाएगी। हाँ, हाँ। एड्स की स्टेज क्या होती है? क्या मतलब आपने वो जो 200% इम्यूनिटी बताई थी मेरे को, हाँ, हाँ, अगर एड्स पे मैं पहुंच गया तो इज दैट 25% मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या बिल्कुल टूट चुकी है इम्यूनिटी? नहीं, कोई इंसान इवन 0 इम्यूनिटी आने तक, 1 वायरस 1 CD4 काउंट होने तक भी कुछ नहीं होता है, उसको लक है। अच्छा, और किस इंसान को जब CD4 काउंट 150 140 है, 200 के नीचे आता है, तब चालू होती है, किसको 100 के नीचे चालू होती है। तो ये हर एक इंसान का अपना अपना अंदर का बिल्टअप है, उसको न इंसान के हाथ में है। लेकिन हो सकता है कि जो इंसान HIV के साथ शराब भी पी रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, तंबाकू भी खा रहा है,
IISc भी करे तो उसको और बीमारी आएगी, तो बीमारी अंदर गैंगवार होएगा। पहले तो एक ही गैंग वाला है। आपने बहुत सारी ट्रेनिंग दी है अफ्रीका जाके डॉक्टर्स को रिलेटेड टू HIV। तो आपको क्या लगता है व्हाट इज़ दैट रीज़न कि अफ्रीका में ही क्यों इतना बुरा हाल है? तो अफ्रीका में ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी है, ज़्यादा रूरल कम्युनिटी है। लेकिन क्या हुआ कि अफ्रीका को जैसा एक बहुत अच्छा उदाहरण एक बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने या मिनिस्टर ने दिया था कि हमको इंडिया से पैसे की मदद नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा आ जाएगा, खा पी के सब खत्म हो जाएगा। हमको मदद चाहिए एजुकेशन और हेल्थ में, जो ठीक के रहेगा। तो वेस्टर्न कंट्री ने क्या किया, अफ्रीका को एक लेबोरेटरी बना के रख दिया कि वहाँ का ब्लड लाना, चेक करना, अपने रिसर्चर को भेजना। हम उसको कहते हैं सूटकेस साइंटिस्ट। सूटकेस उठाए, अफ्रीका में गए, रिसर्च किया, आए, पब्लिश किया। मेजॉरिटी ऑफ जो वेस्टर्नर्स है उन्होंने अफ्रीकन लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, डॉक्टरों को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं किया। जब मैं गया तो डॉक्टर लोग कहते थे कि नहीं नहीं, HIV इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। जैसे मैंने एंगोला में उनके फार्मेसी में गया तो एक दवाई थी जो इंडिया के कंपनी की बनी हुई, हैदराबाद की। मैंने बोला ये तो इंडिया की नहीं, ये तो ब्राज़ील से आई है। तो वो कंट्री का जो भक्ति है एंगोला की, ब्राज़ील में उनका डायरेक्ट ऑयल के पाइपलाइन है। ब्राज़ील बोले कि सूरज पश्चिम से उगता है तो पश्चिम से उगता है। तो पहले कुछ पश्चिम के राष्ट्र के लोगों ने इंडिया का ऐसा प्रचार किया था, हिंदी में कहावत मशहूर है, रस्ते का माल सस्ते और सस्ते का माल रस्ते। तो इंडिया की 2 दवाइयाँ हैं, ये स्पूरियस है, इसके अंदर ये इम्प्योरिटीज़ है, इसमें कोई दम नहीं है, ऐसा प्रचार करके रखा था उन्होंने। तो जब इंडिया ने जेनरिक मेडिसिन बनाना चालू किया और क्वालिटी एस्टैब्लिश कर दी कि वो क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, और अफ्रीका वाले तब मानना शुरू किए। 10-15 साल में जो इंडिया ने किया है, बचाया है उनके लोगों को, यानी नॉट ओनली HIV, ट्यूबरक्लोसिस है, इन्फेक्शंस है, कोविड के वैक्सीन है, रोटा वायरस का वैक्सीन है बच्चों का। इंडिया इज़ अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, UNAIDS है, पेप्फार बोल के प्रेसिडेंट प्रोग्राम ऑफ अमेरिका है। ये सब जो बात करते हैं इंडिया के बलबूते में बात करते हैं, बोलते नहीं मुँह से, क्योंकि शर्म आती है इंडिया का नाम कैसे ले। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हेपेटाइटिस C का ट्रीटमेंट आया तो एक कैप्सूल की कॉस्ट थी $1000। 84 डेज का कोर्स $84,000। $84,000 की दवाई $250 में इंडिया दे के आज HCV को वर्ल्ड में कोई खत्म करेगा तो इंडिया खत्म करेगा। तो डॉक्टर साहब आपके पास कोई और ऐसा केस जो आप हमें बताना चाहे, जो आपके एक्सपीरियंस से विच वाज लाइफ चेंजिंग या बहुत अवेयरनेस स्प्रेड करी हो उसने? मेरे पास एक ऐसी मरीज, उसने कभी किसी के साथ पहले सेक्स नहीं किया था। उसको इन्फेक्शन कहाँ से हुआ? उसके हस्बैंड से हुआ। उसको जो बच्चा हुआ वो थोड़ा फिजिकली हैंडीकैप था। हस्बैंड उसको छोड़ के, यानी बीमारी उसको देखे उसको छोड़ के चला गया। फिर बच्चे को संभाल नहीं सकी तो उसने बच्चे को अनाथ आश्रम में रख दिया। जब वो कुछ बीमारी लेके आई, TB लेके आई, कुछ और STD था उसको, मैंने उसको सब हिस्ट्री ली उसकी। तो उसने बोले कि मैं करती हूँ, कई लोगों के साथ सेक्स करती हूँ। किसके साथ? जहाँ मैं काम करती हूँ मालिक के साथ, मालिक के बेटे के साथ, वॉचमैन के साथ, डिपमैन के साथ, टैक्सी ड्राइवर के साथ, और मैंने कितने काम चेंज किए वहाँ पे सबके साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि कई लोग डोमेस्टिक हेल्पर के साथ सेक्स करते हैं, कई लोग जो वॉचमैन है, तो टैक्सी ड्राइवर है, उसका बेटा है, मालिक है, बाप है, अरे सर वो कैसी दिखती है, तो उसका हाइट कितना है, ऐसे फ़ोन करते थे लोग। और फिर लोग गवर्नमेंट से कुछ आया कि आपने वो उसका हमको पता दो, बता दो। मैं ज़रूर दूंगा उसका पता, जब मैं अपने आप को महसूस करूँगा कि मैं इसको काउंसलिंग नहीं कर सकता हूँ तब आपको दूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया, पेपर में आया, तो बोले आप 100 लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो। तो मैंने स्टैंड लिया, 100 लोग वॉलंटरली उसके साथ सेक्स कर रहे हैं। जो पुरुष सेक्स करता है उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको उससे बीमारी देगा या लेगा। एस्टिमेट लगाया था कि उसके जितने सेक्स हुए होंगे कम से कम 101 लोग को इन्फेक्शन दिया होगा उसने। वो उसका TB ट्रीट किया, उसका बाकी STD ट्रीट किया, उसको काउंसलिंग किया काफ़ी। इज शी फाइन ना? हाँ, शी इज़ फाइन। तो आज हमने सीखा कि नो सेक्स इज सेफ सेक्स, एंड ऑल्सो अगर HIV है तो इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। वो ख़त्म नहीं है, उन लोगों से दूर नहीं भागना है, बहुत इजीली क्यूरेबल है। लोग 70-60 तक पहुंच सकते हैं अगर आप थोड़ी सी भी ध्यान रखें, थोड़ी प्रिकॉशंस ले। डॉक्टर साहब का जो भी लिंक होगा, एड्रेस होगा, वो मैं नीचे डाल दूंगा। आप उनकी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे पास आए, आपने इतना वैल्यूबल टाइम, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।